नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो वक्त जब पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह ने गले में कुरान करीम लटकाकर सड़कों पर आ गए। नामवर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने पाकिस्तानी तारीख़ का हैरान कुन वाक़या बयान कर दिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, नामवर कालम निगार और सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी अपने एक कालम में लिखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका था। ये 1977 की बात है, 77। एक तरफ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने साथियों अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा और मौलाना कौसम नियाज़ी के साथ मेज़ पर तशरीफ़ फरमा थे, तो दूसरी तरफ मौलाना मुफ्ती महमूद, नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान और प्रोफेसर अब्दुल गफ़ूर बराजमान थे। मुझे याद नहीं कि मेज़ चकोर थी या गोल। ख्याल यही है कि गोल होगी। जब हम पल्ला जमातों या ग्रुपों के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं तो उसके लिए गोल मेज़ का इंतखाब किया जाता है। बर्र-ए-सगीर की सियासी रवायत यही है। गोल मेज़ का कमाल यह है कि इसके ज़रिए बड़े छोटे या ऊंचे नीचे की तमीज़ जाती रहती है। सब शुराका का मरकज़ी नुक्ते से एक साफ फासला होता है और सब में बराबरी का एहसास मौजूद रहता है। बात ज़रा दूर चली गई। अर्ज़ ये करना था कि वज़ीर आज़म भुट्टो और उनके हरीफ मुज़ाकरात की मेज़ बिछा चुके थे। वज़ीर आज़म की अपनी पार्टी पर गिरफ्त भरपूर थी। वो जब कोई बात करते तो पूरे एतमाद और यकीन के साथ करते। उन्हें कोई खदशा लाहक नहीं होता था कि उनके रुफ़ाका उनसे इख्तलाफ करेंगे या उनकी बात रद्द कर देंगे, जबकि उनके हरीफों का मामला उलट था। तीनों शुरा अली तरतीब अपने इत्तेहादी बंदोबस्त के सदर, नायब सदर और सेक्रेटरी जनरल थे, लेकिन एक 9 रुकनी कौंसिल के सामने जवाबदेह भी थे। मुज़ाकरात में जो भी पेशरफ्त होती या ना होती, वो जाकर अपने बाकी मानदा 6 अरकान या सितारों को रिपोर्ट करते। उनमें एयर मार्शल असगर खान, शाह अमन नूरानी और मीर बलख शेर मज़ारी जैसे देव शामिल थे। एक एक नुक्ते बल्कि शोशे पर उन्हें मुतमिन करना पड़ता। नतीजतन ये हमारी सियासी तारीख़ के मुश्किल तरीन मुज़ाकरात बन गए थे, जिनमें मुज़ाकराती नुमाइंदों के पास मुख्तारनामा आम नहीं था। मुज़ाकरात के बाद प्रोफेसर गफ़ूर और मौलाना कौसम नियाज़ी मीडिया को ब्रीफ करते और सवालात का सामना भी करते। यूँ बाज़ औक़ात ऐसे गोशे सामने आ जाते जिनको छुपा कर रखना मकसूद होता था। मैंने अपने जवान साल भतीजे आमिर ज़िया शामी के साथ लाहौर से रावलपिंडी का रुख किया। चंद साल पहले अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं मेरे भतीजे। हमारे पास सुरख रंग की एक लश्कीली मज़दा कार थी जिसे आमिर चलाते थे। ये कार अपने मरहूम दोस्त मेजर रिटायर्ड सईद टवाना से ख़रीदी गई थी, जो 1965 की लड़ाई का एक रोशन किरदार थे। 17 जुर्रत इन्हें अता हुआ था। हमारे हफ्त रोज़ा में कालम भी लिखते थे। उनका जोश व जज्बा एक एक लफ्ज़ से टपका पड़ता था। वो अपोजिशन को आगे बढ़ाने के जंगी हरबों पर गौर करते रहते थे। इंतखाबात में धांधली के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का फ़ैसला हुआ तो नीला गुंबद लाहौर से निकलने वाले पहले जुलूस की क़ियादत एयर मार्शल असगर ख़ान को करना थी कि इस वक्त वही मुरज्जई खलाइक थे। मेजर टवाना मेरे पास आए और इस बात पर जोर दिया कि एयर मार्शल को गले में कुरान करीम डालकर मैदान में आना चाहिए कि ये तहरीक इस्लाम का कलमा बुलंद करने के लिए शुरू की जा रही है। मैं अपने दफ्तर पुरानी नारकली से उनके साथ उठा और फ़ैन रोड पर मियाँ महमूद अली कसूरी मरहूम की रिहाइशगाह का रुख किया, जहाँ एयर मार्शल ठहरे हुए थे। चंद लम्हों बाद हम दोनों उनकी खिदमत में हाज़िर थे। मेजर टवाना की पेश करदा तजवीज़ पर गुफ्तगू हुई और एयर मार्शल इसके कायल हो गए। अगले रोज़ वो नीला गुंबद जुलूस की क़ियादत के लिए पहुँचे तो कुरान करीम का नुस्खा ज़ेब गुलू था। इस एक बात से कारकुनों के अंदर लड़ने मरने का जो जज्बा उभरा वो तारीख़ का हिस्सा है।
बात ये हो रही थी कि अजीज़म आमिर शामी के हमरा रावलपिंडी पहुंचे और चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम की रिहाइशगाह पर डेरा जमा लिया। इस ज़माने में जब भी रावलपिंडी जाना होता था, चौधरी साहब की मेज़बानी खैर मकदम के लिए मौजूद होती थी। चौधरी साहब की रिहाइशगाह के बालाई हिस्से में एक बेडरूम का कब्ज़ा हासिल करने के बाद इधर उधर देखा तो मालूम हुआ कि पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के कानूनी माहिरीन की टीम यहीं ठहरी हुई है। जनाब खालिद एम इसहाक और आमिर रज़ा खान दोनों से मुलाकात हुई। आमिर रज़ा इन दोनों लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सरबराह थे और चंद ही रोज़ पहले कोट लखपत जेल लाहौर से रिहा हुए थे। वहाँ इनकी हमसायगी का शर्फ भी हासिल रहा था। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान इस्लामाबाद में थे। उनसे और कौमी इत्तेहाद के दूसरे रहनुमाओं से मुलाकातें होने लगीं। हर रोज़ कहीं ना कहीं इशाया होता और तबादला ख्याल का मुरगन सिलसिला जारी रहता। बहुत जल्द वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ वो लोग थे जो मुज़ाकरात के ज़रिए नए इंतखाबात तक पहुँचना चाहते थे और दूसरी तरफ भुट्टो साहब की बतौर वज़ीर आज़म मौजूदगी में इंतखाबी मशक को लाहासिल समझने वाले मोर्चा जन थे। एक दिन नवाबज़ादा साहब ने मुझे और ज़ेड सुलहरी साहब को याद किया और एयर मार्शल की मुज़ाहमत की तफसील बयान की। उन्होंने हमें मजबूर किया कि जाकर उनसे बात करें ताकि दस्तूर से बालातर किसी इक़दाम का रास्ता रोका जाए। ज़ेड सुलहरी साहब के साथ एयर मार्शल के करीबी तल्क़ात थे और मुझे भी उनकी न्याज़बंदी का शर्फ हासिल था। मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले जब एयर मार्शल साहब और दूसरे नज़रबंद रहनुमाओं की रहाई अमल में आई तो कोट लखपत जेल में उनके साथ हम नशीनी का शरफ मुझे हासिल था। जेल में उनका रूममेट होने की वजह से उनके साथ ताल्लुक़ में मज़ीद गहराई पैदा हो गई थी। हम एयर मार्शल की खिदमत में हाज़िर हुए और उनके साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। एयर मार्शल भुट्टो साहब की मौजूदगी में मुनसिफाना इंतखाबात का कोई तसव्वुर कबूल करने पर तैयार नहीं थे। बात किसी न किसी तौर संभाली गई। डेडलॉक ख़त्म हुआ। गाड़ी फिर रेंगने लगी। 2-3 दिन गुजरे होंगे कि मैंने लाहौर वापसी का इरादा कर लिया। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान को भी इतला कर दी कि एक चक्कर लगाकर आता हूँ। उस दिन शायद जुलाई की 4 तारीख थी। चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम की रिहाइशगाह पर मुहव्वे आराम था और अगली सुबह वापस लाहौर रवाना होने का पुख्ता इरादा कर चुका था कि रात गए टेलीफोन की घंटी बजी। सरदार अब्दुल कयूम खान की रिहाइशगाह काका जी हाउस पर पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के रहनुमाओं का इजलास ख़त्म हो चुका था। नवाबज़ादा साहब फ़ोन पर थे। उनके अल्फाज कुछ इस तरह के थे, आपके दोस्त फिर नाराज़ हो गए हैं, आप कल वापस ना जाएं। हाँ, मैं जवाब दिए बगैर चारा ना था। सुबह उठे तो मालूम हुआ कि फ़ौज ने हुकूमत संभाल ली है। कुछ ही देर में बरादरम सऊद साहिर भी तशरीफ़ ले आए। सब लोग तफसील मालूम करने के लिए बेचैन थे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि टेक ओवर को लीड कौन कर रहा है। खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जनरल ज़ियाउल हक के अलीउल रागम किसी ग्रुप ने बगावत ना कर दी हो या जनरल ज़ियाउल हक को एक तरफ करके किसी और जनरल ने इक़्तिदार ना संभाल लिया कि जनरल मसूफ वज़ीर आज़म भुट्टो के जानसार और वफ़ादार तसव्वुर होते थे। इस गुमगू के आलम में सऊद साहिर साहब ने नारा मारा कि उठिए, ISPR चलते हैं। फ़ौरन गाड़ी में बैठे और 15-20 मिनट बाद हम कर्नल सदीक सालक के सामने थे। इन दिनों ISPR के दफातर बैरकों में थे और आज की शानो शिकोह अनका थी। सदीक सालक अपने दफ्तर में बैठे कुछ लिख रहे थे। पूछा, क्या लिख रहे हैं? जवाब मिला, तकरीर। किसकी? चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की। वो कौन है? मौलवी ज़ियाउल हक। वो जनरल साहब को मौलवी साहब कहकर पुकारते थे। हम सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तो मौजूद नाजरीन, आज हमने 1977 की तहरीक का जिक्र किया जिसमें पाक फ़ज़ाइया के एक सरबराह ने गले में कुरान करीम लटकाकर सड़कों पर आने का फ़ैसला किया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली
ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔